दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स और अदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स किस तरीके से किए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पॉलीमर की, जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। अब जो पॉलीमर्स हैं उनको कहीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तो मोस्टली हम तीन टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर, तीसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसको हम नेटवर्क पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं या नेटवर्क पॉलीमर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर पॉलीमर की। जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये सिंगल चेन कंपाउंड होते हैं, मीन्स ये सीधी सीधी एक सिंगल चेन बनाते हैं, छोटी सी चेन बनाते हैं। और ये एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एक सिंपल कहीं मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते हुए जाता है और एक स्ट्रिंग बनाता है, एक सिंपल सी सिंगल स्ट्रिंग बनाता है जो कि एक रिपीटेटिंग यूनिट से मिलके बनी होती है। रिपीटेटिंग यूनिट जो कि मोनोमर्स होते हैं उनसे मिलके बनी होती है, जिसमें कार्बन और कार्बन की बॉन्ड बनती जाती है। अब ये जो बॉन्ड है ये लॉन्ग चेन बन जाती है और इस तरीके से इसको हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डायग्राम्स से भी समझने की कोशिश करते हैं लीनियर पॉलीमर्स के बारे में। जैसे लीनियर पॉलीमर यहाँ पे सिंगल एक स्ट्रैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है, एक मॉलिक्यूल कार्बन का दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते हुए जा रहा है जो कि एक बॉन्ड बनते जा रही है। और यहाँ पे स्मॉल जो बॉल्स दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम नीचे देखते हैं तो CH2 कहीं हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीथीन का, तो CH2 जो है CH2 के साथ जुड़ते जाएगी और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लीनियर पॉलीमर्स की किस तरीके से होती हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टीज़ पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा होता है। हाई इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनका गलनांक क्रमांक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक क्रमांक, तो इनका गलनांक क्रमांक ही बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, इनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इनको हम खींचना चाहें तोड़ना चाहें तो बहुत आसानी से हम इनको तोड़ नहीं सकते, मोस्टली बहुत इजीली ब्रेकेबल नहीं होते। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है, मीन्स इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स की। तो ये एप्लीकेशंस मीन इनके यूसेस क्या क्या हैं, हम किस किस तरीके से इन सारे टाइप के पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम लीनियर पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं फूड पैकेजिंग में करते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह है या कोई इसी टाइप की रैपिंग मटेरियल होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू बोटल्स जो हैं या मिल्क की जो दूध वाली पन्नियाँ होती हैं, वाटर वाटर बोटल्स हैं, जूस कंटेनर्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, बैग हैं, ये सारे सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके लीनियर पॉलीमर्स के। तो ये सारे सारे लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल हो गए जिनको हमने देखा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स की। तो जो मोस्टली ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं ये आपके इरेगुलर इंटरवल्स में ये अपनी ब्रांचेस बनाते हैं। इरेगुलर इंटरवल में ब्रांचेस बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है ब्रांच बनने का। ब्रांच बनने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पे ब्रांच जो है फॉर एग्जांपल 10 यूनिट के बाद एक ब्रांच बनी, समहाउ कहीं 5 यूनिट के बाद एक ब्रांच बनी, कई बार बहुत पास में भी 2-3 यूनिट छोड़ के भी ब्रांच बन सकती है। इस तरीके से कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ब्रांच बनने का। तो इस तरीके से ब्रांच चेन पॉलीमर्स बन होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इनकी। अब ये जो पॉलीमर्स हैं ब्रांच चेन, ये अब थोड़े से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनकी डेंसिटी भी एक फिक्स पैटर्न में नहीं होती, इस वजह से ये थोड़े डेंस कम होते हैं, डेंसिटी थोड़ी इनकी कम होती है। क्रिस्टलाइन भी पूरी तरीके से नहीं बन पाते क्योंकि एक फिक्स पैटर्न नहीं हो रहा। कारण इस इन सब चीज़ों क्यों इसलिए है क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं।
इनका अमाउंट और टाइप ऑफ ब्रांचिंग देखेंगे तो ये इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होती हैं और यहाँ पे विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी भी इनकी अफेक्टेड होती है। ब्रांचेस जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं जो भी हमारे पॉलीमर्स है इसको क्रॉस होने से, मीन्स इसकी इलास्टिसिटी कम कर देती हैं। ब्रांचेस जो इसके बीच में इरेगुलर पैटर्न में जो ब्रांचेस बनती हैं इसकी वजह से पॉलीमर्स के इन बिटवीन तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर इनके बीच में जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करना चाहती हैं तो इसके फोर्सेस टू वर्क इफ़ेक्टिवली, इसी वजह से यहाँ पे प्रिवेंट ये रोकती हैं, इफ़ेक्टिवली वर्क करने से रोकती हैं, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं पॉलीइथाइलिन। P is a relatively simple polymer. There are two common forms, हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर्स। तो इस तरीके से इनकी अलग टाइप की यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको हम देखते हैं। अब आगे बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर्स के बारे में। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर ये तीसरा टाइप है। यहाँ पे ये पॉलीमर जो है मोनोमेरिक यूनिट या फिर मोनोमर्स को रिपीट करके एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता है। यहाँ पे जो भी मोनोमर्स जुड़ रहे हैं, यहाँ पे बाई चांस एक ब्रांच बन रही है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहीं बनता है, नेटवर्क बनता है, तो एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क फॉलो कर रहा है। और इसके कॉमन एग्जांपल हम दे सकते हैं बेकेलाइट है, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन है, मेलामाइन है। बेकेलाइट आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो कुकर वगैरह के हैंडल बनते हैं बेकेलाइट होते हैं। तो ये थोड़ी सी ब्रिटल भी होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है, पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बाई चांस ईजिली ब्रेकेबल तो नहीं है, पर इसको हम कह सकते हैं कहीं एक बार हमने तोड़ दिया, कहीं किसी तरीके से बहुत ज़्यादा वजन हमने इन पे रखा या फिर किसी तरीके से बहुत फोर्सफुली इनको तोड़ा, तो फिर ये इजीली मोल्ड होने की जगह टूट जाते हैं, बहुत कड़क होते हैं, तो इजीली टूट जाते हैं वजन से। तो इस तरीके से, और कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो नेटवर्क बन रहा है इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रिजिडिटी यहाँ पे हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, रिजिडिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से, और ये क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये पर्टिकुलर इसका जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी इनके इस टाइप के पॉलीमर्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्रॉस लिंक पॉलीमर का, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप, चेन यहाँ पे पॉलीमर की चेन जो है एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रही है और चेन बनती जा रही है। इस तरीके से बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स होती हैं, जो कि 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके फिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों ही, तो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स को n नंबर जो है अटैच होके यहाँ पे पोजीशन ऑफ जो अटैचमेंट ऑफ द CH2O ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है, ये डिफरेंट पोजीशंस पे और ये रिपीटेटिंग यूनिट्स में जुड़ते हुए जाता है और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। कहीं हम बात करते हैं मेलामाइन की, तो मेलामाइन जो है यहाँ पे मेलामाइन में SCHO मिलाते हैं तो रेसिन इंटरमीडिएट जो बन जाता है, इसके बाद से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है और फाइनली मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन यहाँ पे बनती है। मीन्स मेलामाइन मॉलिक्यूल के अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाने के बाद रेसिन इंटरमीडिएट बनता है और रेसिन इंटरमीडिएट का जब पॉलीमराइजेशन होता है मीन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी अटैच्ड, मीन्स बहुत सारे ऐसे मोनोमर्स आके सिंगल जो मोनोमर्स हैं वो अटैच होते जाते हैं और एक बड़ा सा पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन बन जाता है। तो इस तरीके से हमने पॉलीमर्स के जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप देखे तो ये 3 टाइप के होते हैं, पहला तो लीनियर, दूसरा ब्रांच, तीसरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आगे हम बात करते हैं अब
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सिंथेसिस मीन्स कि सिंथेसिस मीन्स इसके बनाने के तरीके पे। अब बाई चांस हम पॉलीमर्स का को क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्लासिफाई हमने अलग अलग तरीके से किया। पहले ओरिजिन या फिर किस तरीके से हमें कहाँ से ये प्रोडक्ट मिला इसके सोर्स के आधार पे हमने किया, फिर इसके स्ट्रक्चर के आधार पे किया। अब इसके सिंथेसिस इसको बनाने के तरीके के आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहला होता है एडिशन पॉलीमर, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो हमारा एडिशन पॉलीमर होता है वो सिंपल सा है। यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट्स हैं ये ऐड होती जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। तो मोनोमर यूनिट एक के बाद एक जुड़ती जाएंगे और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी मटेरियल या कोई भी किसी टाइप का एटम या मॉलिक्यूल यहाँ से इस पॉलीमर से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ यहाँ पे जुड़ता है, एडिशन होते जाता है। वन एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से ऐड होते जाएगा और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे एडिशन पॉलीमर्स हैं मोस्टली। कोई कभी भी कोई भी आपका कोई भी एटम और मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है जिसमें कि मोनोमर यूनिट रिपीट होकर जुड़ती जाती है, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन के। फॉर एग्जांपल इथाइलिन। इथाइलिन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम जब जोड़ते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तब आपकी पॉलीइथीन बन जाती है। तो पॉलीइथीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके CH2 डबल बॉन्ड CH मीन्स विनाइल क्लोराइड जो है n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगी तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC बन जाएगा। बाई चांस पॉलीप्रोपाइलाइन की बात करते हैं तो पॉलीप्रोपिलीन जो है इसकी भी हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब रिपीट होंगे तो पॉलीप्रोपिलाइन जो है ये भी एक पॉलीमर का रूप बन जाएगी। एक्राइलोनाइट्राइल भी जो है इसी टाइप से हम देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूल भी जब n नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो ऑरलोन का निर्माण करते हैं। तो ये आपके हो गए हैं सारे एग्जाम्पल हो गए आपके एडिशन पॉलीमर्स के। अब आगे बात करते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर। अब आपके कंडेंसेशन पॉलीमर जो हैं ये एक टाइप के पॉलीमर्स हैं जहाँ पे मोनोमर्स रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एल्यूमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं जिसमें कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। मतलब यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस में कुछ एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु या परमाणु जो हैं ये क्या हो जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में निष्कासित कर दिए जाते हैं या एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O, NH3, ROH, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस में एलिमिनेट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। इस तरीके से इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। द मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मोनोमर यूनिट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल कि हमने 10 ग्राम आपका मोनोमर लिया है तो आपका 10 ग्राम प्रोडक्ट बनना ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ जो मटेरियल है आपका एटम और मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारा कम बनेगा रिएक्टेंट के मुकाबले। तो इस तरीके से हम एग्जांपल देखते हैं नायलॉन 66 का, इसमें कि एडिपिक एसिड मीन्स एक यूनिट हमने एडिपिक एसिड का लिया, एक मोनोमर एडिपिक एसिड का लिया और दूसरा हमने मोनोमर हेक्सा एडिनी एमाइन का भी लिया। इसी तरीके से हम जब इसको मिक्स करते हैं तो ये नायलॉन 66 का निर्माण करता है। इसी तरीके से डेक्रोन का जब एग्जाम्पल हम देखते हैं तो डाईमिथाइल टेट्रापेथाइलेट का जो हम लेते हैं जो कि मिक्स होता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ।
तो दोनों को जब हमने मिक्स किया तो मिक्सिंग प्रोसेस जो हुई, तो मिक्सिंग प्रोसेस में ट्राइलिन जो है बना और एलिमिनेट यहाँ से हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से डेक्रोन बना। यहाँ इसी तरीके से नायलॉन 6,6 में भी आपकी NH2 या H2O मोस्टली एलिमिनेट होते हैं। बैकलाइट बनाते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे फिनॉल के हैं, हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हम यहाँ पे लेंगे, तो कहीं एक हिस्सा हमने फिनॉल लिया तो 3/4 और 3/4 हम क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेके इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बैकलाइट बनेगा। और इस बैकलाइट बनने वाली प्रोसेस में आपका पानी भी एलिमिनेट होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन उनके पार्टिकल या इंटर पार्टिकल फोर्सेस के आधार पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पार्टिकल फोर्सेस के आधार पे, तो ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जब पॉलीमर्स को हम क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफाई करने के लिए हम 4 कैटेगरी लेंगे। इलास्टोमर 4 कैटेगरी के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी है इलास्टोमर्स, दूसरी कैटेगरी है फाइबर्स, तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रोप्लास्टिक, चौथी कैटेगरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टोमर्स की। तो इलास्टोमर्स जो होते हैं, दीज आर द पॉलीमर विच द पॉलीमर चेन आर हेल्ड अप बाय द वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। दे आर अमॉर्फस पॉलीमर हैविंग हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पॉलीमर हैं इलास्टोमर जिनको कहते हैं, यहाँ पे इलास्टिसिटी इनके बीच में बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स कि रीगेनिंग जो है पावर, कहीं बाई चांस हम फोर्सफुली इसको इसके स्ट्रक्चर को पुल करते हैं या पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, तो इसकी जो अपने आप को ठीक करने की या फिर कह सकते हैं कि अपने वापस पुराने स्ट्रेंथ में जाने की जो ताकत है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अपनी ताकत में वापस अपने पुराने स्ट्रक्चर में जाना चाहेगा। इस तरीके से इनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। यहाँ पे जो पॉलीमर्स हैं इनमें वीक फोर्स होने के कारण ये स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली। दे कैन बी स्ट्रेच आउट वाई अगेन एंड अगेन। तो इनको हम अगेन एंड अगेन स्ट्रेंथ को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद ये जब भी इसको विड्रॉ करेंगे तो ये अपने वापस से एज इट इज अपनी पुरानी पोजीशन में ही पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके जो पॉलीमर्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग पावर जो है, स्ट्रेचिंग पावर है। इस तरीके से एग्जांपल रबर इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। इस तरीके से हम फाइबर का एग्जांपल देखते हैं। फाइबर्स जो होते हैं क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रही है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, जो कि हाइड्रोजन के माध्यम से बन रही है। फाइबर, आपके फाइबर जो हैं इसके एग्जांपल्स हम कहीं देखते हैं तो सिल्क है, टेराइलिन है, नायलॉन है, ये सारे एग्जांपल आपके फाइबर्स के हैं। और फाइबर से मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। जैसे नायलॉन 6,6 या नायलॉन की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे ये सारी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। अब बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। थर्मोप्लास्टिक जो होती हैं एक टाइप की जो पॉलीमर्स होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दूज, इन सभी के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है ये आपके इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है, इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में। और आपके जो पॉलीमर्स हैं ये इजीली हम इसको एक बार किसी फॉर्म में मोल्ड कर दें तो अगली बार इसको दोबारा से हम गर्म करके दूसरे डिजायर प्रोडक्ट में या फिर हीट करने के बाद किसी भी टाइप से दूसरे प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, जिसको ठंडा करने के बाद वो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो है थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो ये कूलिंग करने पे एज इट इज हार्ड हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं।
थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोप्लास्टिक में एग्जांपल आता है पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टायरीन और पीवीसी। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके लास्ट आपके थर्मोप्लास्टिक्स के। अब बात करते हैं हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ये आपके पॉलीमर्स हार्ड होते हैं और इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, और इनको हम किसी तरीके से दूसरे शेप में बदलना चाहें तो इजीली हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं। इनको हम किसी तरीके से सॉल्युबल नहीं कर सकते, पर इनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम अपने डिजायर शेप में लाने की कितनी भी कोशिश करें ये आएंगे नहीं। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने सिंपल से मोनोमर्स को रिपीट कराने के बाद एक लार्ज पॉलीमर का निर्माण होता है। जो लार्ज पॉलीमर का निर्माण जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को ही हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से में हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल ग्रुप जो इसमें लगते हैं आते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में मिलने वाले पॉलीमर्स के, वो हमारे OH, COOH, NH2, SH, NCO। ये सारे एग्जांपल्स हमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग मिलते हैं। अब बात करते हैं आगे एडिशन चेन पॉलीमराइजेशन की। तो एडिशन चेन पॉलीमराइजेशन जो है इसके जो इस पे जो कंपाउंड है उनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं ओलेफिन्स, डाइन्स, विनाइल क्लोराइड, ETC। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। इसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन।